अब हम लोग हैं किस क्लास में? 9th क्लास में। आप लोग हैं प्रेजेंट? और हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज? बायोलॉजी। क्या पढ़ने वाले हैं? बायोलॉजी का कैवा चैप्टर? तीसरा चैप्टर, जिसका नाम क्या है? जीवों में विविधता। देखिए ध्यान से, इस चैप्टर का नाम है मेरे भाई जीवों में विविधता। देखिए, बायोलॉजी जो क्लास 9 का है उसका पहला चैप्टर का नाम था कोशिका। क्या नाम था? कोशिका। दूसरा चैप्टर का नाम था क्या चीज? उत्तक। और तीसरा चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है जीवों में विविधता। ये चैप्टर कितना है मेरे भाई? 3 है। बायोलॉजी क्लास क्या है भैया? क्लास 9। समझ में आ गया बात? और ये सभी चैप्टर्स को हम पढ़ा करके बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। उसका रिकॉर्डिंग भी क्लास आप लोगों को दे दिए हैं। उसके बाद जो है आप लोगों का क्वेश्चन आंसर भी हम करवा दिए हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चन आंसर होता है हम सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आपको करवा दिए हैं। और क्वेश्चन आंसर करवाने के बाद आपसे हम लोग टेस्ट भी ले लिए हैं। ले लिए हैं टेस्ट? तो टेस्ट भी हम ले लिए हैं, यानी कि बहुत अच्छे से हम कंप्लीट कर दिए हैं। जिन बच्चों को नहीं हुआ है टेस्ट वगैरह, फिर से होगा तो उसमें शामिल हो जाइएगा। जिनका हो गया है कोई बात नहीं है। अब हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जीवों में विविधता। क्या पढ़ रहे हैं? जीवों में विविधता। इसमें सबसे जो पहला टॉपिक आएगा मेरे भाई उसका नाम है जैव विविधता। आखिर कहते किसको है जैव विविधता? ये है क्या चीज? सबसे पहले इसी को समझना है। तो देखिए, हम लोग बायोलॉजी में जीवों का ही अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? जीव का। बोलिए, हमसे ज्यादा आप लोग बोलिएगा, ठीक है ना? तब ज्यादा समझ में आएगा। तो देखिए ध्यान से, इस पृथ्वी की अगर हम लोग बात करें तो इस पृथ्वी पर अगर हम उनके आकार, आकृति, रंग, रूप, आवास, भोजन, ये सब के आधार पर अगर हम देखें तो भिन्न भिन्न तरह के पेड़ पौधा भी आपको मिलेगा। भिन्न भिन्न तरह के पेड़ पौधा भी मिलेगा और भिन्न भिन्न तरह के जीव जंतु भी मिलेगा। तो ये है क्या चीज? आप देखेंगे, इसी को हम लोग जैव विविधता कहते हैं। अब आप देखिएगा, पहले हमने कहा आकार। तो बहुत सारे जीव हैं जिनका आकार बहुत छोटा है, कुछ बहुत बड़े आकार के होते हैं, कुछ बहुत लंबे होते हैं, तो कुछ बहुत दुबले पतले होते हैं, तो कोई बहुत ज्यादा मोटा होता है। किसी का रंग के देखिए तो कोई काला होता है, तो कोई लाल होता है, तो कोई सांवला होता है, तो कोई भूरा होता है, तो कोई कुछ कलर के होता है कि नहीं होता है? जैसे देखिए आपके यहाँ कुत्ता छोटा है, उससे भी छोटा है तो हाथी, अति चिट्टी देख लीजिए, वो और छोटा है। कुत्ता से बड़ा देखिए तो हाथी है, जिराफ है कि नहीं? व्हेल है, आदमी है। सब एक तरह का है, लोग सब अलग अलग है। पेड़ पौधा में देखिए ना, तो कुछ की पत्ती जो है ऐसा छोटा होगा, कुछ की पत्ती बड़ा, तो कोई पौधा बहुत छोटा, तो कोई पौधा बहुत बड़ा। ये क्या है? ये विविधता ना है। ये क्या है? विविधता है। आज इसी का अध्ययन करेंगे, पूरा सजीव का अध्ययन करेंगे, चाहे वो पेड़ पौधा हो चाहे जीव जंतु हो। समझ में आ रही है बात? तो उसी का अध्ययन करेंगे। और इन सबों में जो भी अंतर है वही विविधता कहलाता है। जैसे क्या सभी मनुष्य एक तरह के हैं? कोई मनुष्य लंबा है तो कोई नाटा है, कोई लेडीज है तो कोई जेंट्स है कि नहीं? किसी की आंखें बड़ी है तो किसी की आंखें छोटी है। समझ में आ रही है बात? तो ये सब क्या है? विविधता है। अब देख लीजिएगा आमे में, तो आम में विविधता नहीं है?
आप मालदह आम खाते हैं, दशहरी आम खाते हैं, सबके अलग अलग प्रकार हैं। अच्छा, भैंस भैंस सब भैंस एक हो रहता है क्या? देखने में तो हमको तो सब भैंसे एक लगता है, लेकिन एक नहीं रहता है। रहता है एक? नहीं रहता है, सब अलग अलग है। गाय में भी है तो सब अलग अलग प्रजाति है ना। अब जैसे गुलाब के लेके गुलाब का पौधा को देखे तो गुलाब के पौधा में जो है कांटा रहेगा, उसकी पत्तियां कटी छटी रहेंगी। नीम का पत्ता अलग रहेगा, आम का पत्ता अलग रहेगा, आम का फल अलग होगा, जामुन का फल अलग होगा। पौधा में अगर बात करिएगा तो धान का पौधा अलग टाइप का रहता है, गेहूं का पौधा अलग है, जौ और बाजरा ये सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग है ना। तो ये सब क्या है? विविधता है। क्या है? विविधता है। तो वही बात लिखे, जैव विविधता की परिभाषा क्या दे सकते हैं ऐसे? तब पृथ्वी पर उनके आकार, देखिए ध्यान से, पृथ्वी पर उनके आकार, आकार का मतलब हो गया कोई बड़ा कोई छोटा, है ना। आकृति, आकृति का मतलब कोई गोल है, कोई चकोर है ना, कोई लंबा है, कोई छोटा है, तो उसको क्या बोलते हैं? आकृति, आकार। तो पृथ्वी पर उनके आकार, आकृति, रंग रूप, रंग रूप। अब देख लीजिए, आवास पर भी निर्भर करता है। देखिए, आवास का मतलब जैसे कुछ मांद में रहता है, कोई झोपड़ी में रहता है, कोई घर में रहते हैं, कोई बिल में रहता है। सबका रहने का भी जीव का अलग अलग है ना, डेरा डंडा। क्या सभी जीव जंतु एक ही तरह के आवास में रह सकते हैं? अब जैसे मान के चलिए कि मछली को रख दीजिएगा बिल में तो रह जाएगा? हाँ, वो पानी में रहने वाला जीव है। आप देखिएगा मेढक को, मेढक कहाँ रहता है? पानी में रहता है कि नहीं? कुछ जो है से हवा उनको चाहिए, वायुमंडल चाहिए उड़ने के लिए, कुछ को बिल में चाहिए रहने के लिए, कुछ को खुला वातावरण में चाहिए रहने के लिए, कुछ को घर चाहिए, कुछ को मकान चाहिए, है कि नहीं? सभी जीव का अलग अलग रहने का तरीका होता है। तो आवास के आधार पर भी अलग प्रकार के जीव होते हैं। भोजन, सब कोई जीव का भोजन एक ही तरह का होता है। कोई मांस खाता है, कोई खाली घास खाता है, कोई घास और मांस दोनों खाता है, कोई कीड़ा खाता है, कोई जो है से माने है ना हरी साग सब्जी खाता है। तो खाने के भी आधार पर जीव अलग अलग तरह के होते हैं कि नहीं होते हैं? अब पेड़ पौधा भोजन उसका अलग तरीका है भोजन बनाने का, समझे कि नहीं है? तो उनका अलग तरह से रहने का तरीका है। तो पृथ्वी पर उनके आकार, आकृति, रंग रूप, आवास, भोजन इत्यादि के आधार पर, इत्यादि के आधार पर, इत्यादि के आधार पर भिन्न भिन्न तरह के, भिन्न भिन्न तरह के, समझ में आ रही है बात? भिन्न भिन्न तरह के पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु पाया जाता है, जीव जंतु पाया जाता है। समझ में आ रहा है बात ना? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जैव विविधता कहा जाता है। इस रखो ना भी, इसी को क्या बोला जाता है? जैव विविधता। वो विविधता कहा जाता है। समझ में आ गई बात ना? इसी को क्या कहते हैं? जैव विविधता। और हम लोगों को इस चैप्टर में इन जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों को बांट करके पढ़ना है बढ़िया से, समझे कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लाजवाब चैप्टर है ये। समझ में आ रही है बात? इसलिए इसका अध्ययन हम लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से भी करना होगा और कोशिश हमारी रहेगी कि आपको बढ़िया से हम समझा दें। समझ में आ गई बात? तो जैव विविधता समझ लिए,
यानी कि एक ही प्रकार को देखने में भले लग रहे हैं कि दो जीव एक समान है, लेकिन एक समान नहीं होते हैं। उनमें बहुत ज्यादा विभिन्नताएं पाई जाती हैं। उनका रंग अलग हो सकता है, भोजन अलग हो सकता है ना, उनके आकार और आकृति अलग हो सकते हैं, उनके रहने सहने का ढंग अलग हो सकता है ना। और इस आधार पर हम लोग जीवों का वर्गीकरण करते हैं। क्या करते हैं? वर्गीकरण। तो हम लोगों को जो अगला टॉपिक पढ़ना है उसका नाम ही है क्या चीज? वर्गीकरण। वर्गीकरण को अंग्रेजी में क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण क्या है? वर्गीकरण क्यों किसको कहेंगे? तो देखिए, हम लोग जैव विविधता पढ़ रहे हैं। मुंह में फेविकॉल लगल है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जैव विविधता। सीधा बैठो ना। तो जैव विविधता पढ़ रहे हैं और इस जैव विविधता को इसके अध्ययन को बहुत आसान तरीके से समझने के लिए या इसका अध्ययन करने के लिए इनकी समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। समझे कि नहीं? इसको क्या किया गया है? विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्गीकरण। तो वर्गीकरण क्यों हम लोगों ने किया? जैव विविधता के अध्ययन को सुगम बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए। समझ में आ गई बात? तो क्या लिखेंगे? वर्गीकरण। कोई पूछ देगा कि वर्गीकरण किसे कहते हैं, तो क्या लिखिएगा? तो लिखेंगे जैव विविधता। क्या लिखेंगे? जैव विविधता का अध्ययन को क्या करने के लिए? आसान बनाने के लिए। क्या करने के लिए? है ना। जैव विविधता का अध्ययन को आसान बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए। कैसा बनाने के लिए? आसान बनाने के लिए उनके समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। इसे ही जीवों का वर्गीकरण कहा जाता है। इसे ही जीवों का वर्गीकरण कहा जाता है। इसे ही हम लोग जीवों का क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहा जाता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। अब देख लीजिए ध्यान से, वर्गीकरण हम लोग क्यों किए? अब भैया, इस सृष्टि में करोड़ों प्रकार के जीव हैं। ऐसे भी आप सुने हो 83 लाख प्रकार के जीव हैं इस पे पृथ्वी पर, लिखा हुआ रहता है। या कोई सुने होंगे प्रवचन, इस सब में सुने हुए कि नहीं सुने हुए हैं? तो इतने प्रकार का जीव है और इस सब का अध्ययन करना है। तो अगर हम लोग इसको वर्गों में नहीं बांटेंगे, वर्गीकरण नहीं करेंगे, तो क्या इनको पढ़ पाना आसान है? बहुत मुश्किल होगा पढ़ना। समझे कि नहीं? तो इन सबों को बहुत बढ़िया से पढ़ने के लिए, इन सबों का बहुत बढ़िया से अध्ययन करने के लिए वर्गीकरण करना बहुत जरूरी है। समझे कि नहीं? और अब आता है अगला जो टॉपिक है, उसका नाम है वर्गीकी, या उसी को कहते हैं वर्गीकरण विज्ञान, और उसी को अंग्रेजी में कहते हैं टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी की परिभाषा आती है लिखने के लिए कि टैक्सोनॉमी क्या है। चलिए देखिए ध्यान से। तो अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है वर्गीकी। क्या नाम है? वर्गीकी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान। वर्गीकरण विज्ञान। अंग्रेजी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं?
टैक्सोनॉमी, याद रखिएगा, अंग्रेजी नाम इसका इंपॉर्टेंट है, इसका अंग्रेजी नाम इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि यही ज्यादा पूछ देता है इसे कर करके, समझे कि नहीं, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। तो देखिए वर्गीकी क्या है, तो हम लोगों ने क्या किया, जीवों का वर्गीकरण का अध्ययन, समझे कि नहीं, जीवों का वर्गीकरण का अध्ययन जीव विज्ञान के जिस शाखा में करते हैं, बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ए लड़का जा, जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन, हम लोग अभी जीवों का पढ़े वर्गीकरण, अब उसका अध्ययन करेंगे ना, तो अध्ययन करेंगे तो कोई ना कोई विज्ञान की शाखा में ना करेंगे, तो जिस विज्ञान की शाखा में किया जाता है उसी शाखा को क्या कहते हैं, वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं या वर्गीकी कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो बहुत आसान है, क्या आसान है इसका परिभाषा, जीवों का, ध्यान समझिएगा, जीवों का, क्या लिखेंगे, जीवों का वर्गीकरण का अध्ययन, जीवों का वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं अभी, उसका अध्ययन, उसका अध्ययन, जीवों का वर्गीकरण का अध्ययन जीव विज्ञान के, जीव विज्ञान के, जीव विज्ञान के जिस शाखा से होता है ना, जिस शाखा में करते हैं, जिस शाखा में करते हैं, समझ में आ रही है बात? जीवों का वर्गीकरण का अध्ययन जीव विज्ञान के जिस शाखा में करते हैं उसे क्या कहा जाता है, टैक्सोनॉमी कहा जाता है, उसे वर्गीकी कहा जाता है, उसे वर्गीकी कहा जाता है। वर्गीकी को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। समझ में आ रही है बात कि कोई दिक्कत? अच्छा, आपसे कोई पूछ देगा कि वर्गीकी का पिता किसे कहते हैं या वर्गीकी का जनक किसे कहते हैं, आखिर सबसे पहले कोई न कोई वैज्ञानिक होगा ना जी। अरे मेरे भाइयों एवं बहनों, कोई ना कोई होगा ना विज्ञान में आदमी जो सबसे पहले जीवों को बांटने के लिए सोचा होगा और बांटा होगा, तो जो सबसे पहले जो चीज का काम करेगा वही ना उसका पिता कहलाएगा। तो सबसे पहले कौन ऐसा वैज्ञानिक थे जिन्होंने इन जीवों को भागों में वर्गीकरण किया है ना, इन जीवों को बांटा, कौन थे वो वैज्ञानिक? उन्हीं को हम लोग कहेंगे वर्गीकी का पिता, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, वर्गीकी का जनक उसको कहेंगे। नाम बताइए, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। वर्गीकी का पिता, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या? वर्गीकी का पिता या जनक किन्हें कहा जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। इसका पिता जो है, वर्गीकी का जो पिता है या जनक है, उसको हम लोग कहते हैं कैलोरस लिनियस को। किसको कहते हैं? कैलोरस लिनियस, कैलोरस लिनियस को कहा जाता है। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा मेरे भाई? नहीं है याद रहेगा तो सर चोरी नहीं करेंगे क्या जी। कैलोरस लिनियस, क्या कहते हैं उसको? कैलोरस लिनियस। क्लियर हो गया? कैलोरस लिनियस को क्या कहा जाता है? वर्गीकी का पिता या जनक। सबसे पहले कब ये जीवों को इन्होंने कब समझा कि इसको बांटा जाना चाहिए अध्ययन के लिए? कब समझा? तो याद है आपको? नहीं याद है तो जान लीजिए। संपूर्ण जीव जगत, संपूर्ण जीव जगत में पेड़ पौधा जीव जंतु सभी प्रकार के आ जाएंगे, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा सब आ जाएंगे। नली का कीड़ा से लेकर के आदमी से लेकर के बंदर से लेकर के बड़ा बड़ा नील व्हेल वगैरह सब, हाथी वगैरह सब। समझ में आ गई बात? तो देखिए कैलोरस लिनियस ने क्या किया जानते हैं? नहीं जानते तो जानिए, है ना। ये संपूर्ण जीव जगत को इन्होंने क्या किया? ये संपूर्ण जीव जगत को, संपूर्ण जीव जगत को, संपूर्ण जीव जगत को, समझ में आ रही है बात? सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम ये संपूर्ण जीव जगत को सर्वप्रथम कब? 1758 में।
कहना के बात है ये 1758 ईस्वी में, समझे कि नहीं? 1758 ईस्वी में, समझे कि नहीं? उसी समय दो भागों में बांटा। ये संपूर्ण जीव जगत को सर्वप्रथम कब बांटा है? दो भाग में, दो भाग में मात्र बांटा है। कितना भाग में? दो भाग में, याद रखिएगा। कितना भाग में बांटा है? दो भाग में। तो ये संपूर्ण जीव जगत को सर्वप्रथम 1758 ईस्वी में दो भागों में बांटा, दो भागों में बांटा। क्लियर हो रहे हैं? दो भागों में बांटा। कौन? कैलोरस लिनियस, कैलोरस लिनियस। इन्होंने कहा कि हम भैया दो भागों में बांटते हैं, और उन्होंने आधार बनाया कि एक ठो ऐसा जीव जंतु है भैया जो एक के जगह स्थिर खड़ा रहता है, एक के जगह स्थिर खड़ा रहता है, एक को इधर से उधर दौड़ते चलता है। तो इन्होंने बांटा दो भाग में। कौन कौन थे? एक को कहा इन्होंने, है ना, पादप जगत। क्या इन्होंने कहा? पादप जगत। और एक को कहा, दूसरा को कहा जंतु जगत। क्या कहा? जंतु जगत। देख रहे हैं कि नहीं? कैलोरस लिनियस ने कितना भाग में बांट दिया? दो भाग में। एक को कहा पादप जगत और एक को कहा जंतु जगत। पादप जगत को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं प्लांटी। क्या बोलते हैं? प्लांटी। और इसको कहते हैं जंतु जगत को क्या कहते हैं? एनिमेलिया। क्या कहते हैं? एनिमेलिया। क्लियर हो रहे हैं? एनिमेलिया। तो सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा, पूरे जितना भी तरह का जीव है इसको कितना भाग में बांटा गया था? दो भाग में। बांटने वाले वैज्ञानिक कौन थे? कैलोरस लिनियस। कब बांटे थे? 1758 ईस्वी में। एक को कहा प्लांटी, एक को कहा एनिमिलिया, एक को कहा पादप जगत, एक को कहा जंतु जगत। इन्होंने बांटने का आधार कैसे बताया था? कैसे दो भाग में बांटा था? इन्होंने कहा, क्या कहा? इन्होंने सोचा पादप जगत काहे बनाया? तो इन्होंने कहा कि देखिए ये ऐसा जीव जगत जीव हैं जो स्थिर रहते हैं। कभी पेड़ पौधा का दौड़ते हुए देखे हैं? नहीं। ये ऐसा है, मुंह से बोलिए, मुंह से ऐसे नहीं लगेगा। गुरु जी अगर अंदर रहेंगे तो ऐसे से कीजिएगा तो हम समझेंगे। मुंह से बोलिए। कैसे बोलिएगा? मुंह से। तो इन्होंने सोचा कि हम एगो अस्थिर और अस्थिर के आधार पर बांटते हैं। ये पादप जो होता है वह कैसा होता है भैया? स्थिर होता है। कैसा होता है? स्थिर। और जंतु देखते हैं कूदते चलता है, अस्थिर है। तो स्थिरता के आधार पर बांट दिया। और क्या किया इन्होंने? देखिए, जो स्थिर है उसमें क्लोरोफिल है। उसमें क्या है? क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल है। तो हम लोग जंतु जगत जो अस्थिर है उसमें क्लोरोफिल नहीं है। एक तरह से यंत्र हो रहा है जी, है कि नहीं? इसमें क्लोरोफिल नहीं है। ये भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। कौन? पादप जगत। यानी कि कैसा है भैया? स्वपोषी है। अपना पोषण स्वयं करता है, इसलिए इसको क्या कहिएगा? स्वपोषी है। और जो भी चीज स्वपोषी होगा वो प्रकाश संश्लेषण करेगा। याद रखिएगा इस बात को। जो जीव कैसा रहेगा? स्वपोषी। वह क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण। तो ये क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण। ये भैया ये प्रकाश संश्लेषण करेगा कि नहीं करेगा? प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाते हैं कि नहीं बाजार बनाते हैं? लेकिन इसको देखिए, ये तो भैया अस्थिर है, क्लोरोफिल है ये नहीं है, तो स्वपोषी होगा? कभी नहीं होगा। ये अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है। तो जो दूसरे पर निर्भर है उसको बोलते हैं परपोषी। क्या बोलते हैं? परपोषी। देखिए, आप परपोषी भी बोलिए, इसी को बोला जाता है विषम पोषी। दोनों एक ही चीज है, ये नहीं कि अलगे अलगे है। आप परपोषी भी बोलिए या विषम पोषी बोलिए, एक के बात है। तो ये कैसा है भैया? तो विषम पोषी है। और जब विषम पोषी होगा, परपोषी होगा, तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। सीधी सी बात है। प्रकाश संश्लेषण, हम लोग प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं, तो भैया प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। प्रकाश
संश्लेषण होगा मेरे भाई? नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण होगा? नहीं होगा। कोई दिक्कत? और क्या है भैया? जो स्वकोशी होगा, अब देख लीजिए, इनमें ये भी कोशिका इसका सबसे छोटा इकाई है और इसका भी इकाई क्या है? सबसे छोटा कोशिका ही है। किसी भी जीव का सबसे छोटा इकाई क्या होता है? कोशिका। चाहे वो पेड़ हो, चाहे पौधा हो, चाहे जीव जंतु हो। पढ़ाए ना कोशिका में चैप्टर में। कोशिका क्या है? जीवन की मूलभूत, आधारभूत, है ना, कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? तो ये इसका भी इकाई कोशिका है और इसका भी इकाई क्या है? कोशिका है। लेकिन आपको पढ़ाए होंगे कि पेड़ पौधे चूंकि जीव जंतुओं से काफी बड़े होते हैं, तो इनकी कोशिकाओं में जो अंग होते हैं जंतु कोशिका की तुलना में बड़े बड़े होते हैं। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? सीधा बैठ जाइए। पढ़ाए थे नहीं बतिया को? अब ध्यान से समझिए। तो इनके अंगों को बहुत अच्छे से रखने के लिए हम पढ़ाए भी होंगे कि इनके ऊपर एक भित्ति बनाया जाता है जिसको कोशिका भित्ति बोलते हैं। पढ़ाए थे? क्या जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होता है? लेकिन पेड़ पौधा में कोशिका भित्ति, तो इसमें कोशिका भित्ति होता है। यह भी पहचान है इसका, इसमें कोशिका भित्ति होता है। होता है कि नहीं होता है? इसमें कोशिका भित्ति होता है मेरे भाई? नहीं होता है। तो देखिए ध्यान से, ये सब बात कौन बता रहे हैं? कैलोरस लिनियस। कौन बता रहे हैं? कैलोरस लिनियस, जिन्हें हम लोग वर्गीकी का क्या कहते हैं? पिता। जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? वर्गीकी का पिता कहते हैं। तो इन्होंने चूंकि सबसे पहले अवधारणा दिया है ना, वर्गीकरण किया, इसीलिए इनको पिता कहा जाता है। और इनका जो अवधारणा था वो कैसा अवधारणा था? तो इनका जो अवधारणा था मेरे भाई, है ना, वह था दो जगत का। कितना जगत का? दो जगत का। दो जगत का अवधारणा याद रखिएगा, दो जगत का अवधारणा। इन्होंने क्या किया? पूरे जीव को कितना भागों में बांटा है? पहला बार दो भागों में। तो इसलिए दो भागों में बांटे जाने की वजह से इनको कहा जाता है दो जगत का अवधारणा। किसने दिया? कैलोरस लिनियस ने दिया। समझे कि नहीं? शुरुआती बांटने का काम किसने किया? कैलोरस लिनियस ने। आ गया समझ में? और किस लिए बांटा? ताकि हम इसका अध्ययन जीवों का बढ़िया से कर सके। समझे कि नहीं? इसको बढ़िया से कर सके। अब आता है दूसरा वैज्ञानिक। कौन आता है? दूसरा वैज्ञानिक। दूसरा वैज्ञानिक ने कहा कि नहीं, और बढ़िया से अध्ययन करना होगा अगर इसका, तो इन सभी जीवों को, बाप रे बाप तनी मनी जीव है जी, दो भाग में बांट करके पढ़ने से काम चलने वाला नहीं है। तो वो आया जिसका नाम था हैकल। अब अगला वैज्ञानिक कौन आया? हैकल। अब कौन आया है? हैकल वैज्ञानिक आया। कौन आया है? हैकल। और ये कब आया? 1866 ईस्वी में। कब? 1866 ईस्वी में। ये कब आए थे? 1757 में, 58 में। अब सोच लीजिए 1758 और यहां है 1866। 1758 अब 1866। 16 में 7 गया 8, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 7 गया 108 वर्ष तक। 108 वर्ष तक हम लोगों ने पढ़ा था कि पूरे जीव जंतु कितने जगत में बटे हुए हैं? दो जगत में। 108 वर्ष के बाद कौन वैज्ञानिक आया? हैकल। आ गया समझ में? कोई दिक्कत है तो बोलिए। इसने कहा है ना, इसने क्या कहा? इसने कहा कि अगर और बढ़िया से समझना है तो पूरे जीव को दो नहीं 3 भागों में बांटना पड़ेगा। कितना भागों में बांटना पड़ेगा? 3 भागों में। तो इसने 3 जगत का अवधारणा दिया। कितना जगत का अवधारणा दिया? 3 जगत का। इसने कहा कि एक जगत है जिसका नाम है प्रोटिस्टा। इसका नाम क्या रहेगा? प्रोटिस्टा रहेगा। क्या नाम रहेगा? प्रोटिस्टा। जैसे प्रोटिस्टा के अंतर्गत में बहुत छोटे छोटे जीवों को रखा गया है ना। प्रोटिस्टा के अंतर्गत में किसको रखा गया है? मैंने बहुत छोटा जीव नहीं, बहुत छोटा जीव मैंने बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ जीव रहेगा। हम आगे सब विश्लेषण करके पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अभी आप इतना समझिए कि हैकल ने जो है पूरे जगत को कितना वर्गों में बांटा है? 3 वर्गों में। पहला जगत का नाम उसने क्या दिया? प्रोटिस्टा। अब बाकी 2 जगत जो पहले दिए थे कौन?
कैलोरस लिनियस, पादप जगत और जंतु जगत, उसको रख दिया, समझे कि नहीं। यानी कि एक ठो इस जोड़ दिया कि पादप जगत और जंतु जगत के अलावा एक और जगत होगा जिसका नाम क्या होगा, प्रोटिस्टा जगत। समझ में आ गई बात। तो 3 जगत का अवधारणा, ये कितना जगत का हो गया, 3 जगत का अवधारणा कौन लेकर के आया, हैकल लेकर के आया। कौन लेकर के आया, हैकल लेकर के आया, समझे कि नहीं। या कब आया ये, 1800 है ना। और इसने पूरे जीव को कितना भागों में बांट दिया, कौन कौन भाग में, क्लियर हो रहे हैं। अब जो आते हैं अगला वैज्ञानिक है ना, उनका नाम है आर.एच. व्हिटेकर। क्या नाम है, आर.एच. व्हिटेकर। इनका नाम है आर.एच. व्हिटेकर, आर.एच. व्हिटेकर, समझे कि नहीं। और इन्होंने पूरे जीव को 5 भागों में बांटा। कितना भागों में बांटा, 5। और आज तक हम लोग यही इन्हीं का पढ़ते आ रहे हैं। समझ में आ रही बात। आज तक जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं जीवों के वर्गीकरण का सिद्धांत, वो किनका पढ़ते हैं, आर.एच. व्हिटेकर का पढ़ते हैं। समझ में आ रही है बात। तो आर.एच. व्हिटेकर ने कब, 1969 में, कब, 1969 में, यानी कि देखिए कितना चला, 103 वर्ष तक चला ये। 103 वर्ष के बाद आए कौन, आर.एच. व्हिटेकर। और इन्होंने पूरे जगत को कितना भागों में बांट दिया, 5। कितना भागों में, 5। देखिएगा ध्यान से। इन्होंने कहा कि एक जगत हम बना रहे जिसका नाम है मोनेरा। को जगत का नाम इन्होंने क्या बनाया, मोनेरा जगत। दूसरा का नाम बताया जो प्रोटिस्टा था, वो प्रोटिस्टा। फिर उन्होंने बनाया और क्या चीज, तो इन्होंने अलग से बना दिया फंजाई या कवक। क्या बना दिया, फंजाई या कवक। फंजाई या कवक अलग से इन्होंने बनाया, ठीक है ना। 2 गो, एक और एक, 2 गो। बाकी तो प्रोटिस्टा इन्हीं का दिया हुआ था, हैकल का, है कि नहीं। और 2 गो रह जाएगा वही पादप और जंतु, है ना। पादप जगत और जंतु जगत कै गो हो गया, ये 5 गो हो गया कि नहीं। यानी कि इन्होंने कैसा जगत का दिया, 5 जगत का, 5 जगत का अवधारणा दिया। कौन, आर.एच. व्हिटेकर। क्लियर हो गया। तो 5 जगत का अवधारणा किसने दिया, आर.एच. व्हिटेकर ने। कौन कौन सा जगत बनाया इन्होंने, मोनेरा, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद 5 जगत का अवधारणा दिया। कब दिया, 1969 ईस्वी में, समझे कि नहीं। सबसे पहला जो अवधारणा बांटने का आया वो किसने दिया था, कैलोरस लिनियस ने। किसने, कब दिया था, 1758। कितने वर्गों में बांटा, कौन कौन, पादप जगत। उसके बाद कौन आए, हैकल कब आए थे, 1800। कितना जगत का उदाहरण दिया, कौन कौन। उसके बाद कौन आए, आर.एच. कब, कै जगत का उदाहरण दिया, कौन कौन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप, जंतु, है कि नहीं। और आज भी हम लोग कौन सा पढ़ते हैं, किसका वाला पढ़ते हैं, आज भी हम लोग आर.एच. व्हिटेकर वाला ही पढ़ते हैं। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, मजा भी आ रहा है। ये 5 जगत क्यों बनाया गया, ये 5 जगत क्यों बनाया गया, पूरे जीव को बांटने के लिए। पूरे जीव को हम लोग बांटे क्यों, सुगमता से अध्ययन करने के लिए। सुगमता से अध्ययन कर, भूला जाता है तुरंत भर में।
कहाँ ध्यान? नहीं सर क्या चीज, कौन सुगा नियत रटले हैं, भुला जाते थे। नहीं सर, समझ में आ रहा था? जी सर, ये हमेशा बोलना। तो भुला कहीं जा रहे हैं? तो फिर ये जगत क्यों बटा? जीवों का आसानी से अध्ययन करने के लिए, ठीक है ना? अब देख लीजिए ध्यान से, बहुत अच्छा से। अभी इतना ही नहीं है, अभी बहुत बटेगा जीव। कैसे कैसे बटेगा से समझिए। अच्छा, जगत क्या है आपको बताइए तो। जगत, देखिए जगत जो है, जैसे कोशिका किसी भी जीव के शरीर की आधारभूत क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, यानी कि सबसे छोटा इकाई वही ना है कोशिका। उसी प्रकार से वर्गीकरण का सबसे बड़ा आधार, सबसे बड़ा इकाई जगत है। तो सबसे छोटा इकाई इसका क्या हो जाएगा? आधारभूत इकाई क्या हो जाएगा? तो देखिए ध्यान से समझिए, इसको याद रखिएगा। जगत, जगत को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं किंगडम। क्या बोलते हैं? किंगडम। क्या बोलते हैं? किंगडम। जैसे सबसे बड़ा प्रशासनिक विभाग का सबसे बड़ा पदाधिकारी कौन होता है? एसपी। जिला में, जिला भर में सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? एसपी। एसपी के बाद कौन होता है? डीएसपी। अरे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद कौन? उपराष्ट्रपति। तो जगत, तो जगत से नीचे कौन हो जाएगा? उप जगत। क्या हो जाएगा? उप जगत। समझ में आ रहा है? जगत से नीचे कौन? उप जगत। इससे नीचे कौन? संघ। इससे नीचे कौन? संघ। संघ बोलिए, इसको अंग्रेजी में फाइलम बोलते हैं। और उप जगत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सब किंगडम, है ना? हम लोग क्या बोलते हैं? सब किंगडम। और संघ से जब नीचे आइएगा तो क्या हो जाएगा? वर्ग। संघ से नीचे आइएगा तो क्या हो जाएगा? वर्ग। वर्ग से जब नीचे आइएगा तो हो जाएगा गण। वर्ग से नीचे आइएगा तो क्या हो जाएगा? गण। अब गण से जब नीचे आइएगा तो हो जाएगा कुल। क्या हो जाएगा? कुल। अब कुल से जब नीचे आइएगा तो उसको कहते हैं वंश। क्या कहते हैं? वंश। वंश से जब नीचे आइएगा तो उसको बोलते हैं जाति। जाति माने प्रकार, जो है ना, हम लोग कहते हैं ना 83 लाख प्रकार के स्पीसीज हैं, वो जाति। नहीं कि जाति के मतलब ये नहीं समझिएगा कि राजपूत, तब बाभन, तब ब्राह्मण, तब तेली, बनिया, कहार, अहेर, ये सब नहीं समझना है। जाति का मतलब क्या समझना है? जाति का मतलब होता है स्पीसीज। जैसे मानव एक जाति है, भैंस एक जाति है, लोमड़ी की एक जाति है ना, सांप की प्रजाति है, छिपकली की प्रजाति है, मगरमच्छ की प्रजाति है, पेड़ पौधा की प्रजाति है। पेड़ पौधा में गुलाब अलग है, अमरूद अलग है, जामुन अलग है, धान अलग है, बाजरा अलग है ना प्रजाति सब। तो वो प्रजाति की बात कर रहे हैं। अब सबका अंग्रेजी लिख देते हैं। उप जगत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सब किंगडम। क्या बोलते हैं? सब किंगडम। संघ को क्या बोले थे? फाइलम। क्या बोलते हैं? फाइलम। और वर्ग को तो क्लास बोलबे करते हैं। वर्ग को क्या बोलते हैं? क्लास। और गण को गणे बोलते हैं, है ना। कुल को क्या बोलते हैं? कुल को हम लोग बोलते हैं फैमिली। क्या बोलते हैं? फैमिली। इसको क्या बोलते हैं? फैमिली। और जैसे वंश हो गया तो वंश को बोलते हैं जेनेरा। क्या बोलते हैं? जेनेरा। जेनेरा। और जाति को क्या बोलते हैं? स्पीसीज। क्या बोलते हैं? स्पीसीज। आ गया समझ में? अब देखिए, यानी कि जाति आपस में मिलकर के क्या बना दिए? वंश। वंश क्या बना दिया? कुल। कुल क्या बना दिया? गण। गण क्या बना दिया? वर्ग। वर्ग संघ। और उप जगत। जगत समझ में आ गया क्या था से? यही, इसी को बोलते हैं जगत। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वर्गीकरण का आधारभूत इकाई किसे कहेंगे। तो वर्गीकरण जो हुआ, तो जगत का वर्गीकरण करते हैं जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप, जंतु, ये सब क्या है? जगत है। तो जगत का आधारभूत ये किस पर टिका हुआ है? तो जाति पर। आधारभूत इकाई को क्या कहेंगे? इसका जाति।
तो लिखेंगे स्टार चिन्ह दे करके, क्या? वर्गीकरण। क्या लिखेंगे? वर्गीकरण का आधारभूत इकाई। आधारभूत इकाई क्या कहलाता है? जाति कहलाता है। क्या कहलाता है? जाति। आधारभूत इकाई कौन है? जाति है। याद रहेगा? तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर एग्जामिनेशन में, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको आराम से बना लीजिएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बोलिए। यहां तक समझ में आ गया बात कि कोई दिक्कत है? अब ध्यान से अब आगे पढ़ते हैं। अब ध्यान से आगे पढ़िए। यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए 5 जगत अभी हम पढ़ाए। कौन कौन जगत पढ़ाए? बोलिए। मोनेरा, पहला बोलिए। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, कवक, फंजाई कवक उसी को बोलते हैं, पादप और जंतु। 5 को हो गया? कै को हो गया? 5। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप, जंतु। अब देखिए इन 5 को, इसको, इन 5 को 2 आधार में बांट देते हैं। इन 5 को कितने आधार में बांट देते हैं? 2 आधार में। देखिए हम लिखते हैं जीव। हम क्या लिखते हैं? जीव। और जीव जब हम लिखते हैं तो जीव हम पढ़ाए होंगे इस तरह से। आप जब पढ़े होंगे कोशिका, तो जीव में हम पढ़ाए थे एक ऐसा जीव, कोशिका के आधार पर पढ़ा रहे हैं बांट करके, कोशिका के आधार पर बांट कर पढ़ा रहे हैं। हमने जीव पढ़ाया होगा, एक को हम कहे होंगे प्रोकैरियोटिक जीव। याद है? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के बगल में हम लिखे होंगे 70S, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। और इसको हम बताए होंगे कि जिसको हम आंख से न देख सके, पढ़ाए होंगे उस समय। और दूसरा जीव जो हम पढ़ाए थे उसका नाम बताए थे यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक। और बगल में लिखे थे 80S, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के आधार पर 70S और 80S में हम लोग बांटे थे। 80S उसको बोले थे जिसको हम लोग देख सके, और 70S इसको बोले थे जिसको हम लोग नहीं देख सके। है कि नहीं है? तो कोशिका के आधार पर किसी भी जीव को कितना भाग में बांटे थे? कौन कौन? प्रोकैरियोटिक और कोई दिक्कत है? आपको याद होगा कि जब ये बहुत छोटा है तो जितना सूक्ष्म जीव है सब तो इसी में आ जाएगा। और सूक्ष्म जीव का मतलब क्या? वैसा जीव जो बहुत सूक्ष्म हो, जिसको हम अपनी आंखों से न देख सके, जिसको देखने के लिए एक अलग प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी यंत्र का इस्तेमाल करना पड़े, फिर भी दिखाई न दे, उसी को ना सूक्ष्म जीव कहते हैं। नहीं याद होगा? जिनको दिक्कत होगा तो मेरा पहला चैप्टर कोशिका का जाकर के पढ़ लीजिएगा उसमें। क्या जी? तो इसी को क्या बोले थे? प्रोकैरियोटिक कोशिका। 70S लिखे थे यहाँ पे, सूक्ष्म जीव आएगा। और बोले थे हम क्या चीज? प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत में वैसे जीव आते हैं जो अविकसित होते हैं। कौन से जीव आते हैं? अविकसित। इनका जो, जैसे इनकी जो कोशिका होती है वो कैसी होती है? अविकसित होती है। अविकसित होती है तो अविकसित है जिसका विकास हुआ ही नहीं है, उसका विकास नहीं हुआ है। तो इसमें जो केंद्रक पाया जाएगा मेरे भाई, तो इसमें जो केंद्रक पाया जाएगा वो केंद्रक को कैसा होगा? अविकसित होगा। कैसा होगा? केंद्रक अविकसित होगा। आ रहा है समझ में? केंद्रक कैसा होगा? अविकसित। केंद्रक कैसा होगा? अविकसित। जब प्रोकैरियोटिक अविकसित कोशिकाएं ही हैं तो भैया इसका केंद्रक भी अविकसित होगा। केंद्रक जब अविकसित है तो केंद्रक झिल्ली उसमें होगा? नहीं होगा। बहुत छोटा जीव है, कुछ रहबे नहीं करेगा इसमें, केंद्रक झिल्ली होगा इसमें? नहीं होगा। कोई जरूरत ही नहीं है इसमें, छोटा है कि नहीं? केंद्रिका है ये नहीं रहता इसमें, रहता ही नहीं करता है। तो केंद्रिका इसमें है? नहीं है, केंद्रिका नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया जो
ऊर्जा बनाता है, वो भी नहीं पाया जाता है इसमें। माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो क्या गोल्जी बॉडी होगा? नहीं होगा, क्योंकि ऊर्जा का परिवहन कौन करता है? गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी भी इसमें नहीं पाया जाता है, गोल्जी बॉडी भी इसमें नहीं पाया जाता है। समझ में आ रही है तो बोलिएगा बात। अच्छा, क्या इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको अंतःप्रदवी जालिका बोलते हैं, है? नहीं है ना। ईआर, ईआर समझ गए? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रदवी जालिका, जो पिलर के समान ऐसे खड़ा रहता है, कोशिकाओं को दबने नहीं देता है। एक तरफ जो है सब चिकना होता है और दूसरे तरफ खुरदरा होता है, रुखड़ा होता है। पढ़ाए थे ना? रुखड़ा क्यों होता है? राइबोसोम पाया जाता है प्रोटीन की वजह से। और चिकना काहे होता है? तो चूंकि उसमें वसा पाया जाता है, स्मूथ होता है, इसीलिए जो है तो ये भी नहीं पाया जाता है इसमें, ये भी इसमें नहीं। तभी तो इसको कहे हैं प्रोकैरियोटिक, तभी तो कहे हैं। जब कोई चीज का विकास नहीं होता, अविकसित हो गया, सीधी सी बात है। समझ में आई है ना बात है? अरे विकास होगा तब ना उसको विकसित बोलेंगे, विकास होगा ही नहीं तो उसको क्या बोलेंगे? अविकसित। और वहीं अगर यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो भैया यूकैरियोटिक तो विकसित है, हम लोग विकसित जीव में आते हैं, हम लोग भी यूकैरियोटिक में आते हैं। तो हम लोग कैसा जीव है? विकसित है कि नहीं है? उसी का उल्टा लिख दीजिए, हम लोग कैसा जीव है? विकसित है कि नहीं है? तो हम लोग जब विकसित हैं तो सूक्ष्म जीव को छोड़ दीजिए, जैसे चिट्टी यूकैरियोटिक है, आदमी यूकैरियोटिक है, मनुष्य गाय बैल भैंस ये सब क्या है? यूकैरियोटिक है, जिसको आप देख सके क्या है? समझ में आ रही है बात है? घोड़ा, भगजोगनी, जिसको आप देख लीजिए यूके, बिच्छी। समझ में आ गया बात है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भैया ये विकसित हो गया, क्या हो गया? विकसित हो गया। तो इसका केंद्रक भी क्या होगा? विकसित होगा। उसका उल्टा लिखते चलिए, केंद्रक भी क्या हो जाएगा? विकसित हो जाएगा। केंद्रक झिल्ली पाया जाएगा तो एकदम पाया जाएगा, सब चीज में पाया जाएगा। केंद्रक झिल्ली पाया जाएगा, केंद्रिका भी पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाएगा, गोल्जी बॉडी भी पाया जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाएगा, लाइसोसोम भी पाया जाएगा, सब पाया जाएगा। समझे कि नहीं? क्यों पाया जाएगा मेरे भाई? क्योंकि यह क्या है? विकसित है। क्या है ये? विकसित है। समझ में आ गई बात है? क्या है? विकसित है। तो आप लोग देख लिए, जीव को हम लोग कोशिका के आधार पर कितने भागों में बांटे? कौन कौन? समझ में आ गया बात है? अच्छा, कोशिका के आधार पर जीव हम लोग एक कोशिका और बहु कोशिका में बांट सकते हैं कि नहीं? तो अब देख लीजिए, देखिए ध्यान से, अब देख लीजिए, दूसरा का बात बता रहे हैं। जीव को हम लोग बांटते हैं कोशिका के आधार पर ऐसे भी। एक को बोलते हैं एक कोशिकीय जीव, क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय जीव। एक को कहते हैं बहु कोशिकीय जीव, क्या बोलते हैं? बहु कोशिकीय जीव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में? तो ऐसे भी बांट सकते हैं, ऐसे भी बांट सकते हैं कि नहीं बांट सकते हैं? जिन जीवों का शरीर एक ही प्रकार के कोशिका से मिलकर के बना है, एक ही कोशिका से मिलकर के बना है, उसको क्या कहेंगे? एक कोशिकीय जीव। और जिनका शरीर बहु कोशिकीय जीवों से मिलकर के बना है, उसको क्या कहेंगे? जैसे अमीबा एक कोशिकीय की बहु कोशिकीय है? एक कोशिकीय है। और आदमी तो हमारे शरीर में एक ही वो थोड़ी है, बहु कोशिकीय है। जगह बहु कोशिकीय है तबे ना, जैसे कोशिका आपस में मिलकर के क्या बनाता है? उत्तक। उत्तक आपस में मिलकर क्या बनाता है? अंग। बहुत सारे अंग मिलकर के तंत्र का निर्माण करते हैं, अंग तंत्र, और तब जाकर के हमारा क्या बन जाता है? बॉडी। समझ में आ रही है बात? जो बढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है? अब देख लीजिए, अब एक और पढ़ाते हैं आप लोगों को, इसी में हम पढ़ा देते हैं। और जीव को हम बांट रहे हैं, कैसे बांट रहे हैं? देखिए ध्यान से, यहीं पे बना दे रहे हैं। देखिए, इसको आप पहला लिख दीजिए, इसको दूसरा और इसको तीसरा। यहां भी जीवे लिखते हैं। क्या जीव को हम इस आधार पर बांट सकते हैं कि नहीं? एक स्वपोषी जीव, एक परपोषी जीव, खाने के आधार पर।
पोषण के आधार पर क्या होगा, जीव कितना प्रकार का हो जाएगा, 2 प्रकार के। एक को क्या बोलेंगे, एक को क्या बोलेंगे, परपोषी। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? स्वपोषी का मतलब क्या हो गया, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाएगा मतलब प्रकाश संश्लेषण होगा, प्रकाश संश्लेषण यानी कि भोजन कैसे बनाएंगे, स्वयं। भोजन कैसे बना लेंगे, स्वयं। समझ में आ रही बात? परपोषी का मतलब क्या हो गया, क्लोरोफिल नहीं होगा, क्लोरोफिल नहीं होगा मतलब वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा, यानी कि भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहेगा, भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहेगा। कोई दिक्कत है? यहां तक की बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? कोई दिक्कत है यहां तक? जितना पढ़ा रहे हैं सब समझ में आ रहा है? अब चलिए पूरा जीव जगत को हम पूरा बढ़िया से बांट देते हैं एक जगह, और तब हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। मोनेरा अलग पढ़ेंगे, समझे कि नहीं? प्रोटिस्टा अलग पढ़ेंगे, फंजाई अलग पढ़ेंगे, पादप अलग पढ़ेंगे, जंतु अलग पढ़ेंगे। आई जब सब पढ़ लीजिएगा पांचों को तो चैप्टर समाप्त हो जाएगा, समझे कि नहीं? बारी बारी से पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद सबसे पहले जीव जगत को एक जगह देख लेते हैं, पांचों भाग में बांट करके। देखिए सबको एक में मिलाएंगे अब हम, इसलिए ध्यान से समझिएगा, सबको एक जैसा मिलाने जा रहे हैं। पूरे जीव जगत को हम लोग 2 भागों में बांटे हैं, बड़ा छोटा के आधार पर, जो आंख से दिखाई देगा, आंख से दिखाई नहीं देगा, उसके आधार पर 2 भाग में। कौन कौन? एक तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इतना बड़ा बनाने की भी जरूरत नहीं। एक को हमने बांटा किसमें, प्रोकैरियोटिक, एक को बांट दिया हमने यूकैरियोटिक। ध्यान से समझिएगा, प्रोकैरियोटिक जीव उसको जो कहेंगे जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, यहाँ के बहुत छोटे छोटे जीवों को। सीधी सी बात समझ में आ गई आप लोगों को? अभी आप लोगों ने पढ़ा कि जिसका सब कुछ अविकसित हो, जिसका सब कुछ क्या हो, अविकसित हो, उसको क्या कहेंगे? जिसमें सूक्ष्म जीव आ जाते हैं। और हम लोगों के जो दुनिया में जो 5 भाग में जगत को बांट करके पढ़े, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप, जंतु, इसमें भी सूक्ष्म जीव है कि नहीं है? तो वो सूक्ष्म जीव जो हैं, और सूक्ष्म जीव को ही बोलते हैं प्रोकैरियोटिक में उसको रखते हैं। अब मोनेरा में सब सूक्ष्म जीवे आता है, तो यानी कि प्रोकैरियोटिक में कौन जगत आ जाएगा? मोनेरा। प्रोकैरियोटिक में कौन जगत आ जाएगा? मोनेरा जगत। कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो सूक्ष्म जीव मोनेरा किस में आएगा? तो मोनेरा जीव जगत के प्रोकैरियोटिक में आएगा। मोनेरा जगत किस में आएगा? जीव जगत के प्रोकैरियोटिक में आएगा। क्लियर हो गया? अब चलिए यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक को हम 2 तरह से बांटते हैं। यूकैरियोटिक में हमने देखा कि कुछ जीव जो हैं एक कोशिकीय हैं, कुछ जीव कैसे हैं? एक कोशिकीय हैं। अब कुछ जीव जो हैं वो बहुकोशिकीय हैं। कुछ क्या है? बहुकोशिकीय है। समझ में आ रहा है बात? अब देखिए ध्यान से समझिएगा, जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं, तो एक कोशिकीय जीव हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं? या आप नाम सुने होंगे क्या चीज का? आप नाम सुने होंगे बहुत सारे ऐसे प्रोटिस्टा जगत में आते हैं, वो सब प्रोटोजोआ के बारे में नाम सुने होंगे। प्रोटोजोआ जैसे आपको शरीर में प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजोआ है। और वो क्या कहां से निकलता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। समझ में आ रही है बात? है मादा एनोफिलीज, तो सब क्या है? एक कोशिकीय है।
कौन सा है? एक कोशिकीय। और इस जगत में जितना भी एक कोशिकीय है उस सब को रखा गया है प्रोटिस्टा में। किसमें रखा गया है? प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। किसमें रखा गया है? प्रोटिस्टा में। तो अगर एक कोशिकीय के अंदर में हम प्रोटिस्टा जगत को रखें तो कोई दिक्कत है? अरे भैया, इसको प्रोटिस्टा जगत को रखेंगे तो कोई दिक्कत है? नहीं, खत्म हो गया बैटरी को। प्रोटिस्टा जगत हो गया। और अब बहुकोशिकीय को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। कितना भाग में बांटते हैं? 2 भाग में। तो बहुकोशिकीय को 2 भाग में बांटिएगा तो कैसे बांटिएगा? तो एक को लिखेंगे जिसमें कोशिका भित्ति है और एक को लिखेंगे जिसमें कोशिका भित्ति नहीं है। कोशिका भित्ति है और एक को लिखेंगे कोशिका भित्ति नहीं है। कोशिका भित्ति नहीं है। तो हम लोग में थोड़ी है कोशिका भित्ति। जंतु वाला जितना भी है उसमें कोशिका भित्ति है। तो जंतु जगत इसमें आ जाएगा। पूरा का पूरा जंतु किसमें आ जाएगा? तो वो आ जाएगा जीव जगत के यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक के बहुकोशिकीय में। बहुकोशिकीय के वैसा में जिसमें कोशिका भित्ति नहीं है। समझे कि नहीं? जंतु जगत में। और एक कोशिका भित्ति है उसको भी बांटेंगे कितना भाग में? 2 भाग में। एक जो प्रकाश संश्लेषण करता है और एक जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। समझ में आ रहा है बात? तो लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, नहीं करता है। एक बांट देंगे प्रकाश संश्लेषण करता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या कौन करता है? तब पादप। तो पादप जगत को इसमें ले आएंगे। किसमें ले आएंगे? पादप जगत को प्रकाश संश्लेषण करने वाला में ले आएंगे। लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता, जैसे आप देखिएगा मशरूम। मशरूम भी पेड़ पौधा की तरह है लेकिन यह प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। समझे कि नहीं? तो इसको फंजाई वर्ग में रखते हैं। मशरूम 8वां क्लास में पढ़े होंगे। किस वर्ग में रखा जाता है? ईस्ट। ईस्ट में क्या होता है? खमीर। किसी चीज को सड़ाने के लिए, जैसे जलेबी बनाने के लिए हम लोग इसमें डाल देते हैं। तो जितना सड़ेगा उतना ही बढ़िया जलेबी बनेगा। तो वो किस जगत में आएगा? फंजाई वर्ग में आ जाएगा, है ना? ये सब कैसे होते हैं? मृत जीवी होते हैं। कैसे होते हैं? मृत जीवी। तो इसमें कौन जगत आ जाएगा? फंजाई। फंजाई। और इसी को क्या कहते हैं? कवक। इसी को क्या कहते हैं? कवक। तब देखिए तो पहला जगत यहां रखा गया, दूसरा यहां रखा गया, तीसरा यहां रखा गया, चौथा यहां रखा गया, 5वां जगत रखा गया। तो पूरा जीव जगत में 5वां जगत किस किस श्रेणी में आएंगे? समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? अब हम 5 के बारे में बढ़िया से पढ़ेंगे, लेकिन आज नहीं, कल। तब तक के लिए अब जय हिंद, जय भारत, है कि नहीं? हाँ, ताली बजा सकते हैं।